Hi everyone, this is Simranjeet Kaur and welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So I'm again up with one more video and this video is on winding up of companies. This is just part 1. I'll be coming up with part 2 as well. So this video is helpful for the ones who are pursuing their graduation level exams like LLB or the ones who are preparing for their professional exams CA, CS or CWA. So, to begin, it's very important to know that it starts from section 270. 270 बात करता है मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप के बारे में और ये बोलता है कि सिर्फ पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट ही अप्लाई होगा, नॉट पार्ट 2। तो अगर मैं पहले की सिनेरियो की बात करूं, बिफोर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, वाइंडिंग अप के दो मोड्स थे। एक थे कंपलसरी वाइंडिंग अप एंड दूसरा था वॉलंटरी वाइंडिंग अप। दोनों ही कंपलसरी एंड वॉलंटरी में डेल्ट अंडर Companies Act 2013. But after the coming of Insolvency and Bankruptcy Code, voluntary winding up was omitted from the Companies Act 2013 and was incorporated under the Insolvency Bankruptcy Code 2016, and the relevant sections are enumerated hereunder. अभी अगर हम लोग बात करें, हम लोग सिर्फ कंपनीज एक्ट के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग सिर्फ कंपनीज एक्ट परस्पेक्टिव से बात करें तो विल बी जस्ट डीलिंग विद द कंपल्सरी वाइंडिंग अप बिकॉज वॉलंटरी वाइंडिंग अप डज नॉट एग्जिस्ट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। यही लिखा है सेक्शन 270 में। सेक्शन 270 में यही लिखा है कि मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप की अगर बात करें तो सिर्फ पार्ट 1 आपको स्टडी करना है, दैट इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप बिकॉज वॉलंटरी वाइंडिंग अप डज नॉट एग्जिस्ट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करूं, दैट इज सेक्शन 271। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द वाइंडिंग अप, क्योंकि जब से इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाइंडिंग अप नियर अबाउट, अगर मैं बोलूं 95 से लेके अगर अप्रॉक्स बोले तो 100 सेक्शंस है नियर अबाउट। तो अगर राउंड ऑफ करते हैं तो एग्जैक्टली इट्स लाइक आई थिंक 95 नियर अबाउट। सो उसमें से तो कुछ तो ओमिटेड हो गए बिकॉज ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। और मैं अगर इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करूं, इंपॉर्टेंट सेक्शन गिन चुन के सिर्फ 18 ही सेक्शन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होने चाहिए, राइट। सो आपको सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आपके LLB में या CA/CS में ये है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ रहा है, अदरवाइज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 271, जो कि बोलता है ग्राउंड्स और सर्कमस्टांसेस इन विच अ कंपनी कैन बी वाउंड अप, और रीजंस फॉर वाइंडिंग अप भी आप बोल सकते हो, इसको सर्कमस्टांसेस भी बोल सकते हो, इसको ग्राउंड्स ऑफ वाइंडिंग अप भी आप बोल सकते हो। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड कि अगर कंपनी खुद चाहे कि मैं वाइंड अप करना चाहती हूं तो ऑब्वियसली कंपनी कैन गेट वाउंड अप, बट company has to take permission of the members. How will a company take permission of the members? By passing special resolution in general meeting. So the first point is special resolution in general meeting. ये इंपॉर्टेंट मैटर है। सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो डिसाइड नहीं कर सकते आपस में कि चलो हम लोग वाइंड अप करते हैं। नो, इट हैज टू इन्वॉल्व द डिसीजन ऑफ द मेंबर्स ऑल्सो। इसीलिए जनरल मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं एंड इसीलिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। व्हाट डू मीन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन? वोट्स इन फेवर, ये इट्स नॉट सिंपल मेजोरिटी। अगर 50% से ज्यादा होता है दैट्स कॉल्ड सिंपल मेजोरिटी। अगर 75% ऑफ द पीपल आर एग्रीइंग टू अ रेजोल्यूशन दैट्स कॉल्ड स्पेशल रेजोल्यूशन, राइट। सो पहला है, अगर कंपनी खुद वाइंड अप करना चाहती है तो वो कर सकती है, प्रोवाइडेड स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग इज पास्ड। सेकेंड है, अगर कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट दीज 4 ग्राउंड्स, if company has acted against the interest and sovereignty of India, the मान सम्मान of India, अगर कंपनी ने मान सम्मान ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ काम किया है तो देखो कंपनी यू कैन गेट वाउंड अप। सेकेंड, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। we have heard about the Reliance Defense। Reliance Defense अगर सपोज वेपन्स बनाना स्टार्ट कर दिया फॉर द एनिमी स्टेट, स्टेट हियर मीन्स द आर्टिकल 12, राइट। अगर रिलायंस डिफेंस ने अगर वेपन्स बनाना स्टार्ट कर दिया फॉर एनिमी स्टेट तो ऑफ कोर्स हम लोग वार्निंग देंगे ना, देखो कंपनी, इफ यू डू सच एक्टिविटीज यू कैन बी वार्नड अप। So if a company is working against the interests and sovereignty of India, the security of the state, the friendly relation with the foreign state, अगर कोई कंपनी स्पॉइल कर रही है फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट तो देखो कंपनी यू कैन बी वार्नड अप।
Do not do that because it is also one of the ground of winding up. So कंपनी को सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा. And also company cannot go against the public order, decency and morality. Company cannot go against the public order, decency and morality. So the very first ground is company अगर चाहे तो खुद वाइंड अप कर सकती है प्रोवाइडेड स्पेशल रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास्ड. सेकंड, कंपनी इज एक्टिंग अगेंस्ट इंटरेस्ट एंड सोवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट और पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी. थर्ड जो ग्राउंड है ना वो फ्रॉड रिलेटेड है. फ्रॉड रिलेटेड है. पहला कि कंपनी फ्रॉडुलेंट मैनर में काम कर रही है. कंपनी फ्रॉडुलेंट मैनर में काम कर रही है या फिर वो बनी ही फॉर्म्ड ही फॉर फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस. देखिए हम लोग को पता है कि अगर कंपनी कोई अनलॉफुल एंड फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए बनती है तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा ही नहीं. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा ही नहीं. बट कभी कभी तो ऑब्वियसली आरओसी से भी गलती हो सकती है, रजिस्ट्रार से भी गलती हो सकती है. बट ऑब्वियस है अगर बाई चांस उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल चुका है, but still if you are carrying on the fraudulent or unlawful purpose business then you can be wound up. मैंने आई थिंक जब मैंने मेमोरेंडम की वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने बोला था, आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम की जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बोला था कि आरओसी जब इनकॉर्पोरेशन की आई गेस वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बोला था कि जब आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है ना वो खुद की भी नहीं सुनता. इसका मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक कंक्लूसिव एविडेंस है, राइट ये मैंने बोला था. बट उसका एक्सेप्शन भी था कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कैंसिल कर सकता है, आपको वाइंड अप कर सकता है अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल चुका है ओनली ऑन वन ग्राउंड कि अगर आप फ्रॉडुलेंट मैनर से कंपनी को रन कर रहे हैं. तो पहला फ्रॉडुलेंट मैनर में कंपनी रन हो रही है. सेकेंड आपने फॉर्म ही की है, शुरू से आपने फॉर्म ही की है, आपका मेन मोटिव ही है फ्रॉडुलेंट एंड अनलॉफुल बिजनेस, राइट. और या फिर पर्सन कंसर्न्ड विद फॉर्मेशन. कौन है कंसर्न्ड विद फॉर्मेशन? द प्रमोटर्स. एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स कौन होता है? डायरेक्टर्स. अगर प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स आर गिल्टी ऑफ फ्रॉड एंड मिसफीजेंस, व्हाट डू यू मीन बाय मिसफीजेंस? wrongful exercise of the lawful authority. wrongful exercise of the lawful authority आपने टॉट्स में पढ़ा होगा मिसफीजेंस. तो इसका मतलब हम लोग को समझ में आ गया. थर्ड पॉइंट है फ्रॉड के बारे में. शुरू से कंपनी बनी ही इस पर्पस के लिए है कि वो फ्रॉडुलेंट एंड अनलॉफुल बिजनेस कर सके. सेकेंडली वो कर रही है ऑलरेडी, इज रनिंग द बिजनेस इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर. एंड थर्ड इज डायरेक्टर्स and promoters who are involved in the management formation of the company are also guilty of fraud. ठीक है. अब पहले वाले केस जो हम लोगों ने पढ़ा था, पहला वाला केस कि कंपनी चाहे तो वाइंड अप कर सकती है, तो इस केस में ट्राइब्यूनल, याद रखना इस चैप्टर का सुपर हीरो कौन है? ट्राइब्यूनल. आपको एप्लीकेशन किसको देना पड़ेगा? ट्राइब्यूनल को. ठीक है. तो कंपनी ही देगी ना एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल को, बिकॉज कंपनी चाहती है वाइंड अप करना. तो अगर कंपनी चाहती है वाइंड अप करना तो एप्लीकेशन भी ट्राइब्यूनल को कौन देगा? कंपनी. यहां पे आप कंपनी मान सम्मान ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इंडिया के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो तो यहां पे एप्लीकेशन एनसीएलटी को कौन देगा? ऑफ कोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज यू आर वर्किंग अगेंस्ट इंडिया, राइट. और थर्ड में कौन देगा? यहाँ पे फ्रॉडुलेंट मैनर में आप बिजनेस फॉर्म हुआ है या आप कैरी आउट कर रहे हो या डायरेक्टर्स प्रमोटर्स फ्रॉडुलेंट मैनर में एक्ट कर रहे हैं, इसमें कौन देगा? एनसीएलटी को पिटीशन कौन फाइल करेगा? Petition will be, application will be filed by the registrar of companies or any person who is authorized by the central government. तो अभी तक हम लोग को ये पता चल गया कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार एंड एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. इन चारों के पास पावर है टू मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्राइब्यूनल. अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं, चौथा पॉइंट बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं कि कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर एनुअल रिटर्न 5 कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स के लिए फाइल नहीं किया. अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि यहाँ पे 2 लिख दे या 3 लिख दे और आपको बोले कि बोलिए वाइंड अप पिटीशन फाइल हो सकता है कि नहीं एनसीएलटी में.
तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि financial statements or annual return has not been filed for a 5 consecutive financial years, and in that case registrar of companies has the right to apply to a tribunal. रजिस्ट्रार के पास यहाँ पे राइट है ट्राइब्यूनल को अप्लाई करने का, राइट। और इफ द ट्राइब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाइंड अप, अगर ट्राइब्यूनल को लगे इट इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट कंपनी को वाइंड अप हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल्स है, काइंडली पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं 2 डिस्कस करती हूँ। सपोज ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी कंप्लीटली अचीव, अब जब ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी अचीव हो चुका है, अगर ट्राइब्यूनल को लगे कि इसको वाइंड अप कर देना चाहिए तो कर सकता है। या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी फेल्ड एंड कांट बी अचीव्ड, अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी अब अचीव ही नहीं हो पा रहा है या फिर आप ह्यूज लॉसेस इनकर कर रहे हो और कोई चांस ही नहीं है कि आप फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो सको, तो ऑफ कोर्स वो अगर ट्राइब्यूनल को लगे कि आपको वाइंड अप करना जरूरी है तो वाइंड अप कर सकता है। मतलब ट्राइब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इज जस्ट एन इक्विटेबल। सो 5 ग्राउंड समझ में आ गए। पहला है SRNGM, सेकंड है अगर आप इंडिया के अगेंस्ट कुछ करते हो, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन, पीस, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड डिसेंसी। थर्ड हम लोगों ने जो पढ़ा है वो फ्रॉड के रिलेटेड था। जो फोर्थ हम लोगों ने जो पढ़ा है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग। फिफ्थ जो हम लोगों ने पढ़ा वो अगर ट्राइब्यूनल को लगे इट इज जस्ट एन इक्विटेबल देन आल्सो द कंपनी कैन बी वाउंड अप। अब मैंने आपको साथ ही साथ सेक्शन 272 भी पढ़ा दिया था। मैंने आपको बोला था कि कंपनी एप्लीकेशन कर सकती है ट्राइब्यूनल को, कब करेगी, जब उसको लगे कि मैं वाइंड अप करना चाहती हूँ। अगर कंपनी को लगे वी वांट टू वाइंड अप द बिजनेस देन ऑब्वियसली इट नीड्स SRNGM एंड कंपनी वाइंड अप हो सकती है, राइट। सेकंड है कॉन्ट्रीब्यूटरी, विल बी टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रीब्यूटरी थोड़ी 2 मिनट बाद, राइट। अब ये भी आपको पता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज भी फाइल कर सकता है एप्लीकेशन, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज भी फाइल कर सकता है, कंपनी भी फाइल कर सकता है, एनी पर्सन ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट भी फाइल करता है। एंड अगर मान सम्मान ऑफ इंडिया इफ यू आर वर्किंग देन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द राइट टू मेक अ पिटिशन और एप्लीकेशन टू द ट्राइब्यूनल, राइट। तो यहाँ पे जस्ट आपको एक ही वर्ड न्यू दिख रहा है वो है कॉन्ट्रीब्यूटरी, और आप इसको याद कैसे रखोगे एग्जाम पर्पस के लिए, कंपनी लिखोगे, सी से ही नेक्स्ट है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटरी, और याद रखना ऑल दैट इज कंपनी प्लस कॉन्ट्रीब्यूटरी कैन मेक एन एप्लीकेशन टू NCLT या फिर एनी ऑफ द पर्संस, दैट इज कंपनी भी या फिर कंपनी अकेला या फिर कॉन्ट्रीब्यूटरी अकेला भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ट्राइब्यूनल के पास, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय अ कॉन्ट्रीब्यूटरी। देखिए मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में कॉन्ट्रीब्यूटरी का भी मतलब समझा देती हूँ। कॉन्ट्रीब्यूटरी सेक्शन 2 क्लॉज 26, अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड क्लॉज, सेक्शन 2 क्लॉज 26 में डिफाइंड है कॉन्ट्रीब्यूटरी। अकॉर्डिंग टू देम कॉन्ट्रीब्यूटरी वो पर्सन होता है जो एसेट्स के टाइम एसेट्स में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। जब कंपनी वाइंड अप होने जा रही है आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो एसेट्स ऑफ द कंपनी में। इसका मतलब मैं इन शॉर्ट बोलती हूँ, इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये बोलते हैं कि जितने मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैं वो कॉन्ट्रीब्यूटरी होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड, कॉन्ट्रीब्यूटरी वो पर्सन होता है जो शेयर्स होल्ड करता है, ईदर ओरिजिनली दैट इज अलॉटेड टू हिम, या तो कंपनी ने खुद ने उसको अलॉट किया है शेयर्स, या फिर हैव बीन हेल्ड बाय हिम, या फिर उसने किसी तरह भी उसने पकड़ के रखा है शेयर्स। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी वो पर्सन होता है जिसने या तो कंपनी ने शेयर्स दिए हैं वो पकड़ के रखे हैं या फिर किसी और से उसने शेयर्स लेके रखे हैं, वो होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी। और आपको एक बात इंपॉर्टेंट ये याद रखना है क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 26 में लिखा है एक्सप्लेनेशन में कि इवन द फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर्स, जिसने फुल्ली पेड अप शेयर्स भी होल्ड किए रखे हैं वो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी होते हैं, वो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी होते हैं। इसका मतलब इन शॉर्ट members are holding shares, they are called the contributories। जो भी शेयर्स होल्ड करते हैं उनको ही कॉन्ट्रीब्यूटरी बोला जाता है, राइट। बट यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बोला कि इवन कॉन्ट्रीब्यूटरी हैज द राइट टू अप्लाई टू NCLT, राइट। बट इसके एक क्राइटेरिया है छोटा सा, इसका क्राइटेरिया ये है कि वो कॉन्ट्रीब्यूटरी ने शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, वो कॉन्ट्रीब्यूटरी ने शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए,
वो कंट्रीब्यूटरी ने शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए ड्यूरिंग द 18 months immediately before the commencement of winding up. अगर हम लोग वाइंडिंग अप डेट की बात करें जिसने आपने पिटीशन फाइल किया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, उसके ठीक 18 महीने आप ले लो, उसमें से एटलीस्ट 6 महीने आपने शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है. So contributor is that person who holds shares, either the originally allotted shares या फिर have been held by him. कितने पीरियड के लिए? अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है? कॉन्ट्रीब्यूटरी ट्राइब्यूनल को जो अप्लाई करेगा उसका क्राइटेरिया क्या है? वो कॉन्ट्रीब्यूटरी ने एटलीस्ट 6 मंथ्स वो शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं ड्यूरिंग द 18 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप. कॉन्ट्रीब्यूटरी कैन फाइल अ पिटीशन. कॉन्ट्रीब्यूटरी एप्लीकेशन दे सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग. मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि सेक्शन 2 क्लॉज 26 में एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रीब्यूटरी वो पर्सन भी होता है जिसने फुल्ली पेड अप शेयर्स रखे हुए हैं. इसका जो ये कंसेप्ट है ना कॉन्ट्रीब्यूटरी का, ये हम लोग ना वीडियो आई थिंक वाइंडिंग अप वीडियो 3 में बनाऊंगी, उसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करना है बिकॉज वहाँ पे हम लोग लायबिलिटी ऑफ पास्ट मेंबर्स डिस्कस करेंगे. वहाँ पे मैं वापस आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कॉन्ट्रीब्यूटरी होता क्या है. अभी के लिए बस इतना ही जान के रखिए, कॉन्ट्रीब्यूटरी वो पर्सन है जो शेयर्स होल्ड करता है, ईदर पार्टली पेड अप शेयर्स या फिर फुल्ली पेड अप शेयर्स. उस बंदे ने शेयर्स होल्ड करके रखे हुए, वो कॉन्ट्रीब्यूटरी है. बट एक बात याद रखिएगा, हम लोगों ने डिस्कस किया कि कॉन्ट्रीब्यूटरी ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकता है, बट उसके लिए एक शर्त है कि वो कॉन्ट्रीब्यूटरी ने एटलीस्ट 6 मंथ्स ड्यूरिंग द 18 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप उसने शेयर्स होल्ड करके रखे हैं. राइट? तो आपको ये भी याद रखना है कि ये फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर्स भी कॉन्ट्रीब्यूटरी होते हैं. और साथ में ये भी याद रखना है कि कॉन्ट्रीब्यूटरी का राइट है, कॉन्ट्रीब्यूटरी का राइट है अप्लाई करना एनसीएलटी को. ये आप राइट उससे छीन नहीं सकते, ये आप राइट उसे छीन नहीं सकते ये कह के कि देखिए आप एप्लीकेशन तो दे रहे हो बट कंपनी के पल्ले में तो कुछ है ही नहीं, कंपनी के पास तो कुछ है ही नहीं. अगर कंपनी वाइंड अप भी हो जाती है तो भैया आपको कुछ नहीं मिलेगा. कंपनी अगर वाइंड अप भी हो जाती है आपको कुछ नहीं मिलेगा. ऐसा मजाक नहीं आप कर सकते कॉन्ट्रीब्यूटरी. एनसीएलटी ऐसा मजाक नहीं कर सकता कॉन्ट्रीब्यूटरी के साथ कि आप दे तो रहे हो एप्लीकेशन बट भैया आपको मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्रीब्यूटरी का राइट है अप्लाई करना, तो वो करेगा ही करेगा. बेशक कंपनी के पास कुछ एसेट्स ना हो, कोई सरप्लस एसेट्स भी ना हो, कोई मतलब नहीं है इससे. कॉन्ट्रीब्यूटरी का राइट है. तो कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन? जो शेयर्स होल्ड करके रखता है, और वो अप्लाई कर सकता है एनसीएलटी को प्रोवाइडेड वो कंडीशन इज सेटिस्फाइड 6 मंथ्स वाला. ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का कॉन्ट्रीब्यूटरी का पॉइंट. अब देखिए मैंने आपको बोला था रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज भी एप्लीकेशन दे सकता है एनसीएलटी को, और मैंने आपको ये भी बोला था कौन से ग्राउंड्स में एप्लीकेशन दे सकता है रजिस्ट्रार. अगर कंपनी ने फ्रॉड किया है, फ्रॉड्यूलेंट पर्पस, या फिर डायरेक्टर्स प्रमोटर्स फ्रॉड्यूलेंट मैनर में एक्ट करें, या फिर कंपनी रन करिए फ्रॉड्यूलेंट मैनर में, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एप्लीकेशन दे सकता है एनसीएलटी को. बट भैया द ट्विस्ट हियर इज कि रजिस्ट्रार को प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लेना जरूरी है. रजिस्ट्रार ऐसे नहीं अप्लाई कर सकता, रजिस्ट्रार को प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लेना जरूरी है. और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत नखरा करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत नखरा करता है. ऐसे ही नहीं कि रजिस्ट्रार गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया हाँ भैया यू कैन अप्लाई. नो, सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कंपनी. अरे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कंपनी को देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर अगर लगे उसको कि नहीं ठीक है रजिस्ट्रार भैया ठीक थे, तो फिर ही परमिशन मिलेगा रजिस्ट्रार को अप्लाई करने का. तो रजिस्ट्रार के केस में व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर दैट रजिस्ट्रार कैन अप्लाई टू एनसीएलटी, बट द ट्विस्ट हियर इज इट हैज टू टेक प्रायर or previous approval of central government. Central government will do some nakra sort of thing. I mean to say वो opportunity of being heard देगा कंपनी को. राइट? सो द फोर्थ पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर हियर इज, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि कंपनी भी एनसीएलटी को पिटीशन फाइल कर सकता है, कंपनी भी अप्लाई कर सकता है ट्राइब्यूनल को कि देखिए आई वांट टू वाइंड अप प्रोवाइडेड ही हैज पास्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. बट एक बात याद रखिएगा, कंपनी खाली हाथ नहीं जाएगा ट्राइब्यूनल के पास.
कंपनी खाली हाथ नहीं जाएगा ट्राइब्यूनल के पास। उसको अगर अप्लाई करना है तो भैया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के साथ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड पेएबल वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज का डिटेल, आप इतना समझिए, एसेट्स एंड लायबिलिटी का डिटेल्स आपको सबमिट करना पड़ेगा along with the application to the tribunal। खाली हाथ आप जा नहीं सकते। दिस इज द प्री कंडीशन that it has to be fulfilled, otherwise the petition will not be entertained, right? अब देखिए, मैंने आपको ये पढ़ा दिया कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन कर सकता है। वीडियो पॉज करके रिपीट कीजिए कि कंपनी कर सकती है अप्लाई, कॉन्ट्रीब्यूटरीज कर सकते हैं अप्लाई, registrar of companies can apply, any person authorized by the central government can apply, and even the central government and the state government can apply। अगर मामला इंडिया के, अगर कंपनी इंडिया के अगेंस्ट, मान सम्मान ऑफ इंडिया कंपनी काम कर रही है तो, राइट? अब देखो, जो मर्जी अप्लाई करे, कोई भी कंपनी, कॉन्ट्रीब्यूटरी, जिसको करना है करे, बट एक बात याद रखना भैया, आप एनसीएलटी को अप्लाई कर रहे हो, एक कॉपी आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी देना पड़ेगा। कंपनी का फोरफादर कौन होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, है ना? तो उसको भी जो मर्जी अप्लाई करे, जो इंसान अप्लाई करना चाहता है करे एनसीएलटी में, बट एक कॉपी ऑफ पिटीशन रजिस्ट्रार को भी देना पड़ेगा, ताकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अपना ओपिनियन, अपना व्यूज सबमिट कर सके विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ सच पिटीशन। अपना व्यूज दे सके कि उसका क्या व्यूज है उस कंपनी के प्रति, ठीक है? विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days वो अपना व्यू दे देगा, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट पावर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल। तो आज हम लोगों ने सेक्शन पढ़ा, सेक्शन 270, फिर हम लोगों ने जो कि मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप के बारे में बात करता है, फिर हम लोगों ने पढ़ा 271 जो कि सर्कमस्टांसेस या ग्राउंड्स या रीजंस ऑफ वाइंडिंग अप के बारे में बात करता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन, आज हम लोग अभी पढ़ेंगे सेक्शन, फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि सेक्शन 272 वी हैव स्टडीड व्हिच टॉक्स अबाउट द पर्सन्स हु कैन अप्लाई टू द ट्राइब्यूनल, राइट? अभी हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 273 पावर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल। क्या क्या पावर है ट्राइब्यूनल का? देखिए, ये बट ऑब्वियस है, 3 तो बहुत ही कॉमन पावर है। अब अगर कोई बंदा अप्लाई करते हैं एनसीएलटी को, पहला डिसमिस कर सकता है विद और विदाउट कॉस्ट, बट ऑब्वियस है, ये तो कॉमन सेंस का है। या तो भैया वो डिसमिस करेगा या तो एक्सेप्ट करेगा, वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर देगा। तो पहला है डिसमिस कर सकता है। सेकंड, बट ऑब्वियस है कि या तो ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप दे देगा, क्योंकि आप जिस पर्पस के लिए अप्लाई करे, हो सकता है वो सेटिस्फाई हो जाए ट्राइब्यूनल और वाइंडिंग अप को ऑर्डर दे दे, ठीक है? आपके ऊपर मेहरबान हो गया ट्राइब्यूनल, हो सकता है ना? या तो डिसमिस कर देगा, या तो वाइंडिंग अप को ऑर्डर दे देगा, या फिर एनी अदर ऑर्डर एज ए डीम्स फिट। ये 3 तो बट ऑब्वियस पॉइंट्स हैं। डिसमिस करेगा, वाइंडिंग अप ऑर्डर देगा, या एनी अदर ऑर्डर एज ए डीम्स फिट। और 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है, इंटरिम ऑर्डर भी दे सकता है, ये भी बट ऑब्वियस ही है, बट आपको याद रखना है कि इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकता है एंड अपॉइंट अ प्रोविजनल लिक्विडेटर। हु इज अ प्रोविजनल लिक्विडेटर? वो लिक्विडेटर, अभी वाइंडिंग अप ऑर्डर आया नहीं है, ट्राइब्यूनल ने बोला है कि जाओ बेटा तुम जाके असेसमेंट ऑफ एसेट्स करो एंड लायबिलिटीज करो, देखो कितना एसेट्स है कंपनी का, कितना लायबिलिटीज है कंपनी का, राइट? तो ये जाके असेस करो, और जो बंदा अपॉइंट होगा उसको बोला जाएगा प्रोविजनल लिक्विडेटर। तो ये याद रखना है आपको, 5 पॉइंट्स। डिसमिस कर सकता है, वाइंडिंग अप ऑर्डर, एनी अदर ऑर्डर एज ए डीम्स फिट, इंटरिम ऑर्डर एंड प्रोविजनल लिक्विडेटर ऑल्सो कैन बी अपॉइंटेड, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट करने का, विच वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। याद रखिएगा कि ट्राइब्यूनल केस लेकर, पिटीशन लेके बैठा नहीं रहेगा, उसको तो एक टाइम पीरियड भी है ना, कितने दिन के अंदर उसको डिसीजन देना है। 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन आपको भाई जवाब देना पड़ेगा, आप हॉलीडे में नहीं जा सकते। यू हैव टू गिव आंसर, यू हैव टू provide an order within a period of 90 days from the date of presentation of petition, right? सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोविजनल लिक्विडेटर के कुछ कंडीशंस होते हैं, कौन प्रोविजनल लिक्विडेटर को डोमिनेट करता है, कौन होता है ऑफिशियल लिक्विडेटर, ये इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।